गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली आप कह सकते हो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। दिस इज ए मैथमेटिकल फंक्शन which describes मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट कर रहे थे मोस्टली साई से, साई या फाई जो भी है, ठीक है ना। इन सभी सिंबल से हम लोग इसको डिनोट कर रहे थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्पेस में हम लोग साई सिंबल यूज किए थे और मोमेंटम स्पेस में फाई। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहते हो तो कोऑर्डिनेट स्पेस में भी सिंबल, ये सभी सिंबल है, सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप देखोगे तो वेव फंक्शन के लिए सिंबल जो है ना, अदर सिंबल भी यूज कर लिए जाते हैं। कभी कभी आप कुछ बुक्स में देखोगे तो यू सिंबल भी लिखा रहता है वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग अभी साई लिख रहे हैं ना, कुछ लोग यू भी लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेसिकली वेव फंक्शन। और उसके बाद फिर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे थे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली आप कह सकते हो ये एक वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, ठीक है ना। सेटिस्फाइड बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जिस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट वेव इक्वेशन इज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग लिखे थे इस तरह से, देखो, आयोटा एच क्रॉस और डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया डेल स्क्वायर साई और प्लस सम v, ठीक है ना। इट में बी आर टी और इंटू साई, ठीक है। दैट्स द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये 3 डायमेंशन में है। अगर 2 डायमेंशन में आप लिखेंगे तो यहाँ पे d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। फिर इस श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग डेराइव किए थे। देखिए, ये बेसिकली मैटर वेव को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और हम लोग लास्ट क्लास में ये सब भी पढ़े थे कि साई का जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है, दैट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। So interpretation of psi was given in terms of probability, okay. Its modulus square बोला जा रहा था कि probability density को represent करता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग यहाँ से बस कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किए और इससे हमें मिल गया रिजल्ट डेल रो बाई डेल टी, ठीक है, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग कह रहे थे इक्वेशन ऑफ। बस इस एक छोटा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन था। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया। वी टुक इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया इस इक्वेशन के साथ साई स्टार और साई से मल्टीप्लाई करके। सो व्हेन वी डू दैट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, फॉर मैटर वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें j का वैल्यू हम लोग लिखे थे, j इज इक्वल टू एच बार अपॉन 2m आयोटा, ठीक है, और साई स्टार ग्रेड साई और माइनस साई ग्रेड साई स्टार, ठीक है। ये है, ये इसी को हम लोग शॉर्ट में भी लिख दिए थे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, व्हाट इट वाज, h by m Spread upon m imaginary part of psi star del psi. h बार अपॉन m और फिर इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, आई एम लिखा हुआ है या इसको आप आई पी भी बहुत जगह पे लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे आई पी इमेजिनरी पार्ट है ना, ऐसे लिखा रहता है आई पी ऑफ, ठीक है। यहाँ पे साई स्टार और डेल साई, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आता है, ध्यान रखोगे आप, चाहे इससे निकालिए या इससे निकालिए। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है ना, तो इससे निकालना ज्यादा इजी होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसमें एक कंक्लूजन बताया गया था यहाँ से लास्ट क्लास में कि अगर वेव फंक्शन रियल होगा तो कोई इमेजिनरी पार्ट आने का तो चांस ही नहीं होगा वहां पे। तो फिर इसलिए ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसको हम लोग बोल रहे थे
दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें रो जो लिखा गया है यहाँ पे, रो दैट इज साई मॉडुलस स्क्वायर है बेसिकली, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो अप टू दिस वी हैड डिस्कस्ड, और इससे रिलेट करके कुछ केसेस हम आपको बताए थे कि जैसे अगर साई रियल हो गया देन इट इज जीरो एक्चुअली, तो इसमें फिर कोई करंट नहीं है, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी करंट, तो इसका मतलब हम लोग कह रहे थे वो रिप्रेजेंट करेगा कि देयर इज नो प्रोपेगेशन ऑफ मैटर वेव, मतलब पार्टिकल कहीं एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, वो किसी रीजन में कन्फाइंड है। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाले थे कि अगर कोई भी बाउंड स्टेट होगा, कोई भी बाउंड स्टेट का केस है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी करंट जीरो आता है, और ऐसे सभी केसेस में वेव फंक्शन जो होता है वो रियल होता है, ठीक है ना। दिस थिंग्स वी हैड नोटेड डाउन इन लास्ट क्लास। तो देखिए ये जस्ट रिकैप हो गया ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। अब हम लोग देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या करो, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको वॉल्यूम से, ठीक है ना, डी टाउ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखिए आप क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसे लिखे हैं, देखो डेल रो बाई डेल टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसे डी टॉ से, सॉरी यहाँ पे डेल टी ऐसे है, ठीक है ना, और इसको हम डी टॉ से ऐसे मल्टीप्लाई किए, या डीवी भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे डीवी चलो लिख दो, अच्छा वी पोटेंशियल में भी, चलो यहाँ पे वी दिख नहीं रहा है, आप समझ जाओगे, डी टॉ लिखिए या डीवी आपको समझना आपको है, ठीक है ना, डी टॉ इज वॉल्यूम एलिमेंट एक्चुअली, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट जे, और देखिए यहाँ पे इसमें ऐसे डी टॉ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड, सो दिस इज इक्वल टू जीरो है, इधर जो है ना जीरो है, तो ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि इसमें डी डी टी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, और ये हो जाएगा रो इंटू डी टॉ, डी डी टी आई टेकन आउटसाइड, और ये रो डी टॉ, रो बेसिकली साई मॉडुलस स्क्वायर है, ठीक है ना, दिस इज साई मॉडुलस स्क्वायर, ओके, रो की जगह अगर आप चाहते हो तो साई मॉडुलस स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये साई मॉडुलस स्क्वायर है, ये रो। तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया कि साई मॉडुलस स्क्वायर और इंटू डी टॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये विथ इंटीग्रेशन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, प्रोबेबिलिटी ना, ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप यूज करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखिए आप गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम आप सभी जानते हैं, इसमें क्या करना होता है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जे डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है ना, ओवर क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है ना प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये माइनस जे डॉट डी एस, ठीक है। तो देखिए ये क्लोज सरफेस है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस, हम इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये वाला माइनस साइन आप चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यू कैन राइट हियर आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, ओके। तो देखिए अगर इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, मान लीजिए कन्फाइंड है, ठीक है ना, या एक सपोज करो एक ही पार्टिकल की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीपल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और वी कैन टॉक अबाउट ए सिंगल पार्टिकल ऑल्सो। तो अगर देखिए इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो अगर हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पार्टिकल को के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनसाइड दिस क्लोज वॉल्यूम, ठीक है ना, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी जो आता है ना वो हमेशा अगर कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, दिस टर्म विल बी जीरो। तो फिर इसका मतलब ये जो जे डॉट डी एस, जे डॉट डी एस का मतलब फ्लक्स हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ई डॉट डी एस को फ्लक्स बोलते हैं ना, तो इसी तरह से इसको भी फ्लक्स बोल सकते हो, तो दिस विल बी कॉल्ड, दिस होल थिंग विल बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, ओके। तो अगर प्रोबेबिलिटी अंदर चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनसाइड दिस वॉल्यूम, तो फिर आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी फ्लक्स जीरो होगा, यहाँ पे ये जीरो आया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए ये नॉन जीरो आता है तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए अगर डीपी बाई डी टी, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये अगर प्रोबेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा ना,
तो ये रेट नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, तो इसका मतलब फ्लक्स पॉजिटिव होगा. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इनसाइड दिस क्लोज वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो आप देख रहे हो फ्लक्स जो ये आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल जो है ना बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो इसीलिए फिर बोला जाता है कि अंदर प्रोबेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, तो फिर आउटवर्ड फ्लक्स होगा, और आउटवर्ड फ्लक्स आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है जनरली, ठीक है ना. तो इसीलिए ये क्वांटिटी फिर पॉजिटिव हो जाएगा. तो इफ प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज इनसाइड देन देयर इज आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है. और अगर देखो अंदर में प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ना, ये इफ पी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, पी अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये रेट जो है पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव साइन आने की वजह से फिर आप ये कहोगे ये जो फ्लक्स है ना वो नेगेटिव आ रहा है. तो फ्लक्स नेगेटिव तभी होता है व्हेन किसी क्लोज सरफेस के अंदर पार्टिकल्स जा रहे होते हैं. अब ध्यान रखोगे क्लोज सरफेस से अगर बाहर पार्टिकल्स जा रहे होते हैं तो फ्लक्स को पॉजिटिव बोला जाता है, एंड इफ पार्टिकल्स इंटर इनटू द क्लोज सरफेस देन फ्लक्स इज एक्चुअली नेगेटिव. तो यहाँ पे वही होगा, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर पी जो है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो फ्लक्स जो है जीरो आ रहा है, फ्लक्स इज जीरो. पी अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ये, ठीक है ना. तो और पी अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, पी इज इंक्रीजिंग, तो ये रेट पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होने की वजह से फ्लक्स जो आ रहा है ना यहाँ पे दैट इज इक्वल टू नेगेटिव. तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लो, ठीक है ना, ये आउटवर्ड फ्लो है. तो आउटवर्ड देखो पार्टिकल जब बाहर जाएंगे तभी तो अंदर जाने की अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा ना, ठीक है. तो अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होने का मतलब यही हो रहा है कि पार्टिकल्स आर गोइंग आउटवर्ड, ओके. और इसका मतलब होगा इनवर्ड फ्लो. अगर अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है इसका मतलब पार्टिकल बाहर से अंदर जा रहे हैं, सो दिस विल बी इनवर्ड फ्लो, ओके. तो देखो आप यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो चलो प्रोबेबिलिटी है, ये क्वांटिटी आप देख रहे हो ना फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली बता रहा है पार्टिकल के फ्लो के बारे में, पार्टिकल के ट्रांसलेशन के बारे में. तो इसीलिए इस क्वांटिटी को जो है ना हम लोग करंट डेंसिटी बोल देते हैं, पार्टिकल के क्या प्रोबेबिलिटी करें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी इधर है ना, तो इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोला जाता है, ओके. तो यहाँ से बेसिकली इस क्वांटिटी का इंटरप्रिटेशन डेवलप होता है एज ए प्रोबेबिलिटी करंट, ओके. क्योंकि आप ईएमटी में जानते हो कि जे डॉट डी एस जो है ना वो करंट कहलाता है, ठीक है ना. तो वहां पे करंट कहलाता है, तो यहाँ पे भी इसको करंट बोला जा रहा है, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे क्योंकि इधर प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है. तो ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे ना, तो देखो एग्जाम में तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि जे का वैल्यू निकालिए, तो जे का वैल्यू निकालने के लिए आता है, तो डायरेक्ट आप इस तरह से, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मान लीजिए वेव फंक्शन रियल दे दिया और आपको जे निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें फिर कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ गया है, ओके. अब आप देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखो यहाँ इससे रिलेट करके एक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है. देखिए ये जो इक्वेशन है ना ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आप देख रहे हो कि अगर p कांस्टेंट है तो फ्लक्स जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब है कि इफ पार्टिकल्स आर ऑलवेज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस दैट मींस पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके. तो मतलब यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, ठीक है. अगर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है तो हम कह रहे हैं पार्टिकल्स आउटवर्ड जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो पार्टिकल्स आर कमिंग इनवर्ड, मतलब एक कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है. सी वी आर नॉट सेइंग समथिंग लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्यों डिक्रीज कर रहा है दैट वी डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है. इसमें बोला जा रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब आउटवर्ड फ्लक्स है, दैट मीन आउटवर्ड फ्लो है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर गोइंग आउट, ओके. तो एक तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि वाई प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन ये अगर पूछा जाता है वाई प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज इनसाइड, तो आप बोलोगे बिकॉज पार्टिकल्स आर फ्लोइंग आउट, आउटवर्ड जा रहे हैं. वाई प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, तो पार्टिकल्स आर कमिंग इनवर्ड, ओके. तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी का एक कंजर्वेशन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ तभी सकता है किसी रीजन में पार्टिकल के पाए जाने का जब पार्टिकल अंदर आएंगे, प्रोबेबिलिटी घट तभी सकता है जब पार्टिकल्स बाहर जाएंगे. सो वी आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ प्रोबेबिलिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ओके. तो ये इक्वेशन बेसिकली उस तरह का एक्सप्लेनेशन दे रहा है. तो इसीलिए जानते हो कहा जाता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके. तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ continuity represents
ठीक है, रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ probability of finding the particle। ठीक है, फाइंडिंग दी पार्टिकल। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके? अब आप देखिए, इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग एक बार इसके डेरिवेशन के बारे में थिंक करते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे डेराइव हुआ। ठीक है, तो हमने आपको बताया ना कि दिस वाज डेराइव्ड यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको याद है कि जब इसका डेरिवेशन किया जा रहा था तो वी हैड यूज्ड वन कंडीशन। क्या कंडीशन था? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द Potential should कंडीशन? be real. हाँ, G star is पोटेंशियल शुड बी रियल, है ना? हाँ, तो ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर पोटेंशियल रियल होगा ना तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कंजर्व्ड होगी। ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व्ड। ओके, इस कंजर्व्ड कहने का मतलब है कि एक रीजन में अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो दूसरे रीजन में इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर पोटेंशियल देखिए, हम लोग, आप बताइए कि अगर ये इक्वेशन, ये पोटेंशियल जो है वो रियल नहीं है तो आप ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो क्या? लास्ट क्लास के डेरिवेशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल इज नॉट रियल देन यू कैन नॉट डिराइव दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब पोटेंशियल अगर रियल नहीं है तो हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की भी बात नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखो, नेचर में बहुत सारे ऐसे फेनोमेना होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे सपोज करो एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज पॉजिट्रॉन देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पॉजिट्रॉन। बट नाउ इफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड एंड एनिहिलेट ईच अदर, तो फिर ना तो इलेक्ट्रॉन बचता है और ना ही पॉजिट्रॉन बचता है। ये आप सभी जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सडनली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अगर कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इनहेलेट हो रहा है, पॉजिट्रॉन भी इनहेलेट हो रहा है। तो पहले इनिशियली देयर वाज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बट लेटर ऑन आफ्टर annihilation there is no probability of finding the electron anywhere। ओके, कहीं पे भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में सम नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी था, सडनली जीरो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जगह पे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज किया तो कहीं पे इंक्रीज किया है या आउटवर्ड फ्लो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं हम वहां पे। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि रियल पोटेंशियल जो है ना, रियल पोटेंशियल बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है जो डिके नहीं करते हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है ना, अगर कभी ऐसा फेनोमेना हो रहा है ना, आप श्रोडिंगर इक्वेशन से डिस्क्राइब करना चाहते हो ऐसे फेनोमेना को जो बेसिकली जिसमें पार्टिकल डिके कर जा रहा है, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से देखो हम ये लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इफ देखो, इफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी अगर कंजर्व नहीं है, ठीक है ना, मतलब जैसे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल पार्टिकल डिकेज। ठीक है, पार्टिकल डिकेज, अगर पार्टिकल मान लो डिके कर जा रहा है, ठीक है ना, देन सच फेनोमेना, then such phenomena will be described by, ऐसे फेनोमेना को डिस्क्राइब किया जाएगा, डिस्क्राइब बाय इमेजिनरी पोटेंशियल या कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं रह सकता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट्स व्हाट some basic concepts related to Schrodinger equation। ठीक है ना, ऑलराइट, तो ठीक है, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन देखिए, अभी जो भी कॉन्सेप्ट्स बताया गया ना उससे रिलेट करके पहले एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आफ्टर दैट विल कम बैक टू श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हमारा सारा डिस्कशन बेसिकली जो है ना श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो फर्दर विल डिस्कस श्रोडिंगर इक्वेशन। पहले देखो हम एक दो क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट, स्लाइड नीचे। जो भी पॉइंट लिखा था वो ये पॉइंट था, जस्ट अ मिनट।
सर इस लास्ट वाले पॉइंट में ये समझ नहीं आया कि प्रोबेबिलिटी कंजर्व कैसे नहीं है। हम कह रहे कि अगर नहीं होगा तो, इफ ऐसे लिखा हुआ ना, इफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व, तो मतलब पार्टिकल जो है डिके कर रहा है तो उसमें कैसे कंजर्व हुआ? मान लो पहले इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, तो उसमें देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो अब हम बाद में बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे? जीरो हो जाएगा ना फिर, ठीक ओके है? सर, आगे ऐसा। तो पहले नॉन जीरो था, बाद में जीरो हो गया, सो प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन दैट केस। ओके, ठीक है। सर हम्म कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसा मतलब होता है? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हो, ये सर बट बस वो तो सर रियल एक नहीं चीज होगा। है। अब कैसा होगा वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस कल क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि रियल होना चाहिए। अब रियल नहीं लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस रियल नहीं ले रहे हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स। अब इंट्यूशन कैसा समझ नहीं होगा? आ रहा सर, इंट्यूशन समझ नहीं आ रहा कि ये पोटेंशियल इंट्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कैसे। समझना है आपको, छोड़ो उसको, वो अभी हम उतना समझा ही नहीं रहे तो समझ में क्यों आएगा? बस इतना बताया गया है ना अभी आपको कि जब कोई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ले लेंगे तो ये सारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह डेराइव नहीं हो पाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कंजर्व नहीं होगा। बस इतना ही तो बताया गया है, तो इंट्यूशन कहाँ से आ गया यहाँ पे? कोई हम इंट्यूशन की बात कब होती है? जब किसी सिस्टम की बात करते हैं। सो वी आर नॉट, बस हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना? कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वहां पे हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लेना पड़ेगा अगर हम कंजर्वेशन लॉ को वायलेट करना चाहते हैं तो, ठीक है ना? तो अब पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? तो देखो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, उसका रियल इंट्यूशन समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो क्या बोलते हैं, देखो पहली बात आप ये ध्यान रखोगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना, मतलब बिल्कुल एक ऑकवर्ड नंबर की तरह देखते हैं, तो इसीलिए कई इंट्यूशन नहीं समझ में आता है। हमको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेचर के बहुत सारे फेनोमेना को मैथमेटिकली अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो ना, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है ना? तो जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन में भी देखिए आप, जब हम मैटर वेव, अब आप बोलोगे कि एक वेव है, देर इज ए वेव, और उस वेव में आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कैसे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो? वेव देखो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में एक कॉम्प्लेक्स, तो मतलब हम ऐसा हो रहा है यहाँ पे, नेचुरली इट इज कमिंग, ओके, कि अगर हम मैटर वेव का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और उस वेव को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है ना? इट इज नॉट, अब जैसे मान लीजिए साउंड वेव है, तो साउंड वेव का जो वेव इक्वेशन है वो एक रियल इक्वेशन है, दैट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन आप देखो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स समथिंग, ओके, ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ले आता है और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम आप लोग को बताए थे ना, देखो फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर देते हैं। देखो क्या हमारा जो है ना, देखो डेवलपमेंट साइंस का देखिए इस तरह से हुआ है। अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे थे ना, जस्ट ए मिनट, देखो हम एक बात बताते हैं आपको, ये हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग, वी यूज आवर ब्रेन, ओके, टू डेवलप टू मेक सम मशीन। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी ने, सॉरी ह्यूमन ब्रेन ने बनाया, क्या बोलते हैं, मिसाइल वगैरह या जो भी एटम बम वगैरह है, ठीक है ना? अब आप देखिए हम पूछते हैं कि एटम बम ज्यादा पावरफुल है या मिसाइल ज्यादा पावरफुल है या ह्यूमन बॉडी ज्यादा पावरफुल है? तो बेसिकली क्या है, वो जितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है एक सिंगल ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकता। ये सिंपल एक, देखो आप छोटा सा एक टूल के बारे में बात करते हैं। अगर देखिए हैमर है, ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी ने बनाया, मतलब ह्यूमन ब्रेन ने इसको बनाया। अब एक मान लो एक कील है, आप इसको जो है ना मतलब कहीं पे फिक्स करना चाहते हो, तो आप अपने हैंड से नहीं कर सकते हो, बट यू कैन फिक्स विद द हैमर। तो हैमर हम लोगों ने मतलब बनाया है, लेकिन अब ये हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो एवरी टूल जो है ना, जो हम लोग बनाते हैं, वो हमसे फिर बाद में ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है, ठीक है ना? उसी तरह से मैथमेटिक्स भी एक टूल है, ठीक है ना, फॉर एनालाइजिंग वेरियस थिंग, मतलब हमारे काम करने का के लिए वो भी एक टूल है, ये भी एक टूल है, ठीक है ना? तो जिस तरह से हमसे ज्यादा पावरफुल ये हो गया ना हैमर, उसी तरह से मैथमेटिक्स भी हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बहुत सारे जगह पे हमें नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है, बट मैथमेटिक्स गिव्स सम कंसिस्टेंट आंसर, ओके। तो इसीलिए ध्यान रखोगे, कई बार ऐसा होता है ना कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया। अब क्यों आ गया कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, हम समझते रहेंगे बाद में, ठीक है ना, बट मैथमेटिक्स गिव्स ए वेरी कंसिस्टेंट आंसर्स, ओके। अब जैसे पोटेंशियल हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन डेराइव किया गया था रियल पोटेंशियल से। अब कॉम्प्लेक्स अगर आ जाएगा तो वायलेट हो जाएगा। तो देयर आर सम फेनोमेना, जैसे हम बताएं एनहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, जहां पे प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे फेनोमेना को हम डिस्क्राइब करने के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लाएंगे। ये हमें मैथमेटिक्स सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लाना पड़ेगा। अब कैसे लाना पड़ेगा, मतलब क्यों लाना पड़ेगा इसको, इंट्यूटिवली जरूरी नहीं कि हम सोचें, क्योंकि हमको समझ रहे हो ना, हम लोग को
टूल पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब मान लो कील को दीवार में फिक्स करने के लिए आप डिसाइड कर दो नहीं हम अपने हाथ से ही फिक्स करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा? आप बताओ, बोलोगे नहीं दीवार में जितने भी कील घर में लगाने हैं सबको हाथ से लगाएंगे, हम कोई टूल यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से फिजिक्स में भी ध्यान रखिए, आप हर जगह बोलोगे नहीं हम अपना ब्रेन यूज करेंगे, जब हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स भी एक टूल है जिसका यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हो सकता है आपको बहुत देर में समझ में आए, या ठीक है ना, या बहुत फुली आप सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते हैं, बट मैथमेटिक्स स्टिल विल गिव यू सम कंसिस्टेंट रिजल्ट। ओके, तो ये चीज आप इस एनालॉजी को ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए एक दो क्वेश्चन क्विकली दिखाते हैं, ठीक है ना। फिर ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है ना क्वांटम का असाइनमेंट है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली, एक्सरे, बेसिक ऑफ हाइड्रोजन, वेव फंक्शन फॉर्मुलिज्म, ये है देखिए यहाँ पे, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा। सर ये हाँ वो हम कर देंगे, अभी अपलोड कर जैम देंगे, ठीक है। अभी बस ऐसे ही देखो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वेव फंक्शन मतलब वेव फंक्शन के इंटरप्रिटेशन पे शायद नहीं है ये क्वेश्चन, ये जानते हो, ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा दिया हुआ है। हाँ देखो जैसे ये है क्वेश्चन, ये देखो ये है ना 36 फॉर द वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अभी मतलब बेसिक 36 में देखो लिखा है ना फॉर द वेव फंक्शन, ठीक है। अभी हम ऐसा ही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो मतलब अभी डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, अभी ये सब डिस्कस नहीं किया गया है। फॉर द वेव फंक्शन साई ए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे इज सच दैट, ठीक है ना, हमें बताना है इसमें क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो बस ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है साई का वैल्यू, हमें जे निकालना है। अब इसमें क्या बोलते हैं, जे इज नॉट जीरो बट डेल डॉट जे इज जीरो। डेल डॉट जे इक्वल टू हम लोग अभी निकाले थे ना, क्या होता है, डेल रो बाई डेल टी, ठीक है ना। चलो इस हाँ माइनस डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। तो चलो इसको निकाल के देख लेते हैं। देखो साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये इस तरह से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे साई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, आप देखिएगा। देखिए साई इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा ई टी और डिवाइडेड बाय एच बार, ऐसे लिखा हुआ था ना। एक मिनट, ठीक है, ई टी बाई एच बार। तो अब देखिए इसमें हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है जे, तो जे इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देंगे एच बार और डिवाइडेड बाई एम, और फिर इमेजनरी पार्ट, आप आई पी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या आई एम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो भी लिखना है, इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक है ना। ये यहाँ पे था साई स्टार और ग्रेड साई, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे तो एच बार अपॉन एम और इमेजनरी पार्ट ऑफ, चलो साई स्टार आप लिखेंगे इसमें, तो देखिए ये ए आ जाएगा और ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस आयोटा ई टी और बाई एच बार, ठीक है ना, इससे प्लस हो जाएगा। और इसका ग्रेडियंट लोगे ना, तो ग्रेडियंट में बेसिकली आप क्योंकि x का फंक्शन है ना, तो इसको x से डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे ग्रेड साई जो होगा ना, ग्रेड साई, दिस विल बी बेसिकली सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आई कैप भी हो जाएगा, ये आई कैप। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे x से, तो ये तो सारा टर्म ऐसे ही रह जाएगा, बस एक टर्म यहाँ पे ऐसे माइनस 2ax बाहर आ जाएगा, और फिर से यही बच जाएगा a और e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा ई टी और डिवाइडेड बाय एच बार। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, व्हाट डू वी गेट हियर। आप देखिए ये पॉजिटिव है पावर और ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज एच बार अपॉन एम, ठीक है, जीरो आ रहा है। अच्छा ये रियल बच गया है ना, सॉरी हाँ, ये सारा के सारा रियल बच गया, तो ये जीरो हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज जीरो, तो बस ये हमारा जे जो है ना जीरो आ गया। तो साई यहाँ पे टी का फंक्शन नहीं है क्या सर, साई यहाँ पे टी का फंक्शन नहीं है। क्या टी का फंक्शन नहीं है? टी तो है, दिख रहा है ना सामने, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, तो टी का फंक्शन क्यों नहीं हुआ? विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इसको। आप ग्रेडियंट जानते हो क्या होता है?
ग्रेडियंट कैसे लिखा जाता है? स्पेशल कोऑर्डिनेट में लगाया था इसको। अरे जो भी है, एक मिनट देखो, ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं आप लोग, थोड़ा सा देखो, बेसिक है ना, हम वेक्टर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से, मतलब इसका मतलब जानते हो, अभी इतना गलती कर रहे हो, पता नहीं एग्जाम में कितना गलती करोगे। ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं? आई कैप और डी डी एक्स प्लस जे कैप और डी डी वाई और प्लस के कैप और डी डी जेड। अब बताइए आप यहाँ टाइम कहाँ से लाए हम? ग्रेडियंट लेने में कभी टाइम होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है स्पेशल डेरिवेटिव, उसमें टाइम कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखो, टाइम कभी भी किसी भी ग्रेडियंट में नहीं होता है। तो आप टाइम कहाँ से ला रहे हो? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बस कोऑर्डिनेट से डेरिवेटिव हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो रियल पार्ट बचा यहाँ पे, सिर्फ रियल बचा ना, तो इमेजिनरी पार्ट लिखना था। अब जीरो कैसे हुआ समझ में आया ना सभी को? इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखना था, तो ये बचा यहाँ पे सिर्फ रियल फंक्शन बचा, ये वाला टर्म और ये टर्म, सॉरी ये हट कैंसिल हो गया, ये और ये, तो रियल पार्ट बचा, तो इसीलिए इसको जीरो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जीरो आ गया, ठीक है। सर इसका मतलब ये बाउंड स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जानते हो, देखो अब बाद में आप लोग को पता चलेगा कि ये डेफिनेटली बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग अब आप हो सकता है कि आप लोग ये पूछोगे कि यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हम बताएंगे इसको आगे चल करके, ठीक है ना, कि इसको बोलते हैं ये टाइम इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है ना स्पेशल पार्ट पे बेसिकली फोकस करते हैं, वो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करो, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। ये J0 है ना, तो डेफिनेटली बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि वे फंक्शन में कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया, तो वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टेम्पोरल पार्ट जो होता है ना, टाइम डिपेंडेंट पार्ट, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, उस पे फोकस नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट पार्ट में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स है या रियल है। तो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट पार्ट अगर रियल आ रहा है ना, तो समझ लो कि बाउंड स्टेट है ये, ठीक है। तो ये बाउंड स्टेट हो गया। अब इसमें देखिए J0 निकल गया ना, तो डेल डॉट जे तो जीरो निकलेगा ही, तो डेल डॉट जे भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जे फंक्शन जीरो आ गया ना। देखो ऐसा नहीं है कि हम जे का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं है ये जीरो, दिस इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। तो डेल डॉट जे भी जीरो आ गया, डेल डॉट जे जीरो आ गया, तो डेल रो बाई डेल टी भी जीरो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल डॉट जे, तो ये जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर देखें क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, J0 ये करेक्ट है, J इज नॉट जीरो ये तो गलत हो गया, ये भी नॉट जीरो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया ना। और J इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, ठीक है ना। देखो ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन जानते हो और भी आया है, ठीक है ना, आप लोग देख लोगे, ढूंढ लोगे इसमें, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं, शायद हो, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आया है क्वेश्चन, जो है ना पूछा गया है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया यहाँ पे, है ना। ये सब ये बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन और आया है, इसे असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ है, चलो हम बाद में दिलवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस, लेट अस कम बैक टू श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए श्रोडिंगर डिस्कशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। सो डिस्कशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, अगेन कमिंग बैक टू इट, ओके। तो देखिए यहाँ से आयोटा एच क्रॉस और ये लिखा हुआ है डेल साई बाई डेल टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस क्या था यहाँ पे, डेल स्क्वायर साई और प्लस भी, ये मान लो RT है और इंटू साई, ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये जो साई भी जो है ना वो फंक्शन ऑफ आर एंड टी होगा हर जगह पे, ध्यान रखोगे, एवरीवेयर इट इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, ध्यान रखोगे, इट इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर अब देखिए इससे हम लोग नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तभी लिखा जा सकता है जब पोटेंशियल जो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, सो इफ पोटेंशियल does not depend on time, ठीक है, पोटेंशियल अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, देन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोड। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल तभी है जब पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम लोग बाद में एडवांस लेवल में पढ़ेंगे ना टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, तो उसमें बेसिकली फिर आपको ये यूज करना पड़ता है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से, सॉरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से ही टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी डिस्कस होता है। ठीक है ना, ओके, तो हम लोग देखिए मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है ना, लेट ये जो पोटेंशियल है भी ये सिर्फ फंक्शन कोऑर्डिनेट का है, इट इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ओनली। ठीक है ना, तो एंड हम लोग साथ साथ ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि साई आर टी जो हम लिख रहे थे ना, इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फाई ऑफ आर, ठीक है ना, और सम फंक्शन ऑफ मान लो ये टी, ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड, ये जो हमने ऐसे किया है ना, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे कि देखिए इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे साई को हम दो अलग अलग पार्ट में लिख दिए। ठीक है ना, तो देखिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो ये आयोटा एच क्रॉस, अब साई का दो पार्ट है, हम यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो फाई वाला टर्म बाहर आ जाएगा और ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे फाई बचेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा डी एफ बाई डी टी। अब जानते हो इसमें पार्शियल नहीं लिखा जाता है, समझ गया ना, यहाँ पे साई दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था ना, आर पे और टी पे, तो हम इंडिकेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव करने का मतलब होता है यू आर इंडिकेटिंग बेसिकली दैट डेरिवेटिव इज बीइंग टेकन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, और कोऑर्डिनेट को फिक्स माना जा रहा है उस मोमेंट पे। अब लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पे क्योंकि हम डिफरेंशिएट इसी को करेंगे, हम इसमें कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो इसको टोटल डेरिवेटिव ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये डेल स्क्वायर, और ये क्योंकि ये ग्रेडियंट वगैरह जो है ना लैप्लासियन, वो हमेशा कोऑर्डिनेट से डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा और इसमें एफ बाहर आ जाएगा, ये जो एफ था ना उसको बाहर लिख दो, ये जो एफ है यहाँ पे साई से ये बाहर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे वी, और इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आर पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये फाई और इंटू एफ है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो डिवाइड बाय, ठीक है, एफ और इंटू फाई, इसको एफ और फाई से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो इसको डिवाइड करोगे ना तो देखो ये आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे फाई से डिवाइड करने पे ये 1/f और डी एफ बाई डी टी होगा। ठीक है ना, डी एफ बाई डी टी, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तो माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और इंटू यहाँ पे f कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और प्लस
यहाँ पे v ऑफ r बच जाएगा और f ऑफ i दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें जो है ना ये जो दिस साइड, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया ना डेल हमारा, स्क्वायर फाइव। ये छूट गया है, यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई है प्लस, ऐसा है, ये डेल स्क्वायर फाई छूट गया था। तो इस ये जो है ना देखो सिर्फ टाइम डिपेंडेंट टर्म है, टाइम डिपेंडेंट, और ये जो है ना सिर्फ ओनली कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट, ओनली कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है ये। आप देखो फाई में बोला गया ना कि सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंड है फाई में, तो ये जो टर्म है ना सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान रखोगे ये सिंबल है, हम चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे F1 F2 भी लिख सकते थे, F1 इज फंक्शन ऑफ r और F2 इज फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है ना। ये चॉइस सिंबल का चॉइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जानते हो मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखिए इधर जो है ना सिर्फ टाइम डिपेंडेंट टर्म है और इधर सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ऐसा होता है, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे इक्वलिटी है, सपोज कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग बट टाइम इज चेंजिंग, ओके। तो क्या होगा कि अगर ये टर्म टाइम का फंक्शन होगा तो ये टर्म चेंज हो जाएगा और ये टर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, दिस टर्म विल नॉट चेंज, तो फिर इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि ये टर्म चेंज हो जा रहा है और ये नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर हाउ कैन द टू बी इक्वल, ओके। तो कभी भी किसी इक्वेशन में अगर ऐसा आ गया ना कि LHS इज डिपेंडिंग ऑन वन वेरिएबल एंड RHS इज डिपेंडिंग ऑन अनदर वेरिएबल, तो इसका मतलब है ना कि देखने में लग रहा है कि ये कोऑर्डिनेट वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, मगर एक्चुअल में ये दोनों जो है ना तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेंगे और ना ही टाइम पे, ये भी एक कांस्टेंट होगा और ये भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट को वैरी करने से ये नहीं वैरी करना चाहिए और टाइम को वैरी करने से ये भी नहीं वैरी करना चाहिए, अदरवाइज इक्वालिटी विल नॉट होल्ड, ओके। सो ईच साइड मस्ट बी कांस्टेंट। लॉजिक समझ में आया ना सभी को? इफ इट इज फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम, तो टाइम चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, देन हाउ कैन दिस इक्वालिटी होल्ड? एक चेंज हो रहा है और एक चेंज नहीं हो रहा, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि ये एक्चुअल में आप इसको एनालाइज करोगे ना, तो ये यहाँ पे आप देखो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाला टर्म जो है ना ये पी की जगह पे हम लोग ऐसे पुट कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, अच्छा ठीक है ना, पी की जगह पे पुट किया जा रहा था, सॉरी पी हम लोग ऐसे पुट कर रहे थे, पी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस और डेल ऐसे लिख रहे थे। तो अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो देखिए पी स्क्वायर निकालोगे तो माइनस एच स्क्वायर, यहाँ से देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर और डेल स्क्वायर, तो ये जो माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर है ना ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे बाई 2m, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और 5 तो अपना मान लो कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। सर माइनस तो आएगा? माइनस यहाँ पे आएगा ना, ये माइनस स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है ना। तो माइनस एच बार स्क्वायर डेल स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर लिखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्चुअल में जो है ना हम बोल रहे हैं ना कि ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, इसका ये मतलब है कि बेसिकली वी आर सेइंग दैट दिस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ गया ना, हम लोग यही कह रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट है, इसका ये आपने वो मतलब है। 5 को रिमूव के लिए क्या बोला कि 5 को सीधा रिमूव कैसे कर देंगे? वो एक ऑपरेट होने के बाद है और एक अरे वो सीधा। छोड़ो ना, वो अभी ऐसे उतना डिटेल में नहीं जाया, तो वो आप सोच लोगे, ठीक है ना, ऐसे रफली मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड हो जाता है, समझ गया ना। अभी आप समझ रहे हो ना, ये काइनेटिक एनर्जी जैसा टर्म है और इट इज लाइक पोटेंशियल एनर्जी टर्म, ठीक है ना। तो ये टोटल एनर्जी, तो हम जब बोल रहे हैं ना कि ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, तो ये जो टर्म है ना वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर सेइंग दैट इज एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जानते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी बोला जाता है कि जब कोई पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ना, दिस वी लर्न इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स आल्सो, इफ पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम देन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके। तो एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट बोलिए या कंजर्व्ड बोलिए, ठीक है ना। तो ये जानते हो दिस, एक मिनट हम इसको डिटेल में लिख देते हैं, देखो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स आल्सो, न्यूटोनियन mechanics also energy remains conserved if potential does not depend on
पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर टाइम पे, मैकेनिक्स में भी ऐसा होता है कि पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो एनर्जी जो है ना कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी जो है ना कंजर्व्ड हो जाएगा। तो इस ये जो टर्म है ना, इसको एनर्जी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे इसको एनर्जी लिख देंगे माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना, और ये फाई है, और यहाँ पे डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहाँ पे v ऑफ r इज, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे एनर्जी लिख दिया जाएगा क्योंकि ये एक्चुअल में एनर्जी है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एनर्जी। ओके, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से तो इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे। ठीक है ना, आप इसको भी इधर देखिए, इसको जो है ना, ये नेगेटिव माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको जो है फिर ये माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन राइट इट लाइक दिस, डेल स्क्वायर फाई प्लस 2m और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर, और यहाँ से e माइनस भी और इंटू फाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको रीअरेंज करके देखो, ये आ रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? रीअरेंज करने पे, डिवाइड करने से, ठीक है, तो ये आ जाएगा रीअरेंज करने पे। तो इसी को बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखो हम इस साइड को, ये जो टर्म है ना, ये दिस इज नथिंग बट एनर्जी एक्चुअली, तो ये इसको हम एनर्जी लिख दिए। तो अब देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर ये था हमारा आयोटा एच क्रॉस, यही था ना, यहाँ से देखो ये आयोटा एच क्रॉस, और ये हो गया 1/f या df/f ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पे, अच्छा नहीं ऐसे था, 1 यहाँ पे f लिख दो, और यहाँ पे था dt f, और यहाँ ddt इज इक्वल टू, इस साइड को हमने e लिख दिया है। ठीक है ना, तो ये आप देखिए कि बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, df/f इज इक्वल टू, इस आयोटा एच क्रॉस को नीचे ले आओगे ना, तो यहाँ से माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा, और e इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन इंटीग्रेट इट लाइक दिस। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये ln f होगा, और ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस आयोटा et और डिवाइडेड बाई एच क्रॉस और प्लस सम कांस्टेंट, ऐसे ln c लिख दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखिए f जो हम लिखेंगे ना, f, तो दैट विल बी c e टू द पावर माइनस आयोटा et और डिवाइडेड बाय h बार। आर यू ऑल गेटिंग दिस? एक बार चेक करके देखो आप, इतना आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा स्टेप जो है ना समझ लोगे आप। आयोटा नीचे ये होता है ना, आप सभी जानते हो, 1 आयोटा इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, माइनस आयोटा, वही यूज किया गया है। आयोटा जब नीचे आएगा ना तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो इसमें हमारा ये वाला जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है ना, वो तो निकल ही गया हमारा। ठीक है ना, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट पार्ट। ओके, तो जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो हमें टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर वेव फंक्शन को हमें टाइम डिपेंडेंट बनाना है ना, तो बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, देखिए एक बार फिर से वापस हम जाते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने क्या एजम्पशन लिया, ये है हमारा टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, इसको आप बोल सकते हो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। ठीक है ना, और ये हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो अगर हमारे पास ये टर्म है टाइम इंडिपेंडेंट, इसको बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, और इसको आप टाइम डिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए देखिए अब इस डिस्कशन में ये कहा जा सकता है, ठीक है, कि अगर हम लोग देखो यहाँ पे ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करोगे ना, देखो इट्स सॉल्यूशन गिव्स फाई ऑफ आर, क्योंकि फाई पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसे आप बोल सकते हो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन यहां से मिल जाएगा। अब हम अगर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बनाना चाहते हैं, देखो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन अगर आप ये बनाना चाहते हो तो दैट विल बी टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, जो कि निकलेगा हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले टर्म से, e टू द पावर माइनस आयोटा e इंटू टी और डिवाइडेड बाय h क्रॉस। तो अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन इट बिकम्स टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन फॉर विच केस, कौन से केस के लिए ऐसा बनता है? ये हम लोग कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं अभी? Potential is independent of time. Those cases where potential does not depend on time. Okay,
हाँ, तो ये ध्यान रखोगे, इफ दिस विल हैपन, ये तभी हो पाएगा इफ v डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है ना। तो v अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हैं, देखिए ज्यादा फोकस जो होता है ना वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे होता है, क्योंकि इससे ये पार्ट निकलता है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन पता चल जाता है। अब टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन पता चल जाएगा तो वेव फंक्शन हमने बताया ना कि वेव फंक्शन का मॉडुलस स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है ना। वंस यू डू मॉडुलस स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है, तो वहां से फिर आप प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम लोग फोकस करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे, ठीक है ना, और टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन पे। तो दो चीजों का डिस्कशन अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस नाउ, देखो डिस्कशन ऑफ, सर लास्ट एक मिनट, हो गया। सर इसमें ये भी बोलते हैं कि बाउंड स्टेट होगा सर। अभी बाउंड स्टेट का अभी बात कहाँ से करेंगे, अभी जब फाई निकलेगा उसके बाद बात करेंगे ना। कहाँ से बाउंड स्टेट कैसे बोलने लगेंगे। पोटेंशियल अब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, उससे कुछ बाउंड स्टेट नहीं पता चलता है, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे थे इस तरह से ना, प्रीवियस क्लास में क्या बात कर रहे थे कि वेव फंक्शन जो होता है वो रियल अगर होता है तो बाउंड स्टेट होता है, वहां पे टाइम डिपेंडेंट की तो बात ही नहीं किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। आप क्लास देखो, ज्यादा जानते हो, आपको हम बता रहे हैं कि क्वांटम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तभी हो सकती है अगर आप क्लासिकल फिजिक्स ज्यादा बेटर समझते हैं। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स जानते हो कि बाउंड स्टेट क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, तब आप क्वांटम में ज्यादा बेटर समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं ना, देखो हम जो है ना आप लोगों को अभी थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा। अभी हम हालांकि अभी हम बाउंड स्टेट वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी ज्यादा ये वर्ड अभी यूज मत करो, ठीक है। हम एक क्लास अभी बाउंड स्टेट का क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस कर देंगे पहले, तो आप लोग को फिर ज्यादा क्लियर होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं क्लासिकल, क्योंकि आप क्लासिकल का बाउंड स्टेट नहीं जानते हो इसीलिए ये बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्लासिकल का बाउंड स्टेट पहले समझा देंगे, फिर आप क्वांटम के बाउंड स्टेट के बारे में भी समझ जाओगे, ठीक है। फिर भी देखो हम वर्बल बता देते हैं, लेकिन अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो चलो ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में वो बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखो सिर्फ क्या चल रहा है हमारा टॉपिक, देखो बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे ना तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी टॉपिक हमारा क्या है, हम स्टार्ट किए थे टाइम डिपेंडेंट, सॉरी पहले ऊपर लिखे थे ना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये था हमारा। उसके बाद हम उससे ऑब्टेन करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम बोले टाइम इंडिपेंडेंट तभी ऑब्टेन हो पाएगा जब पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स से कैसे पता चला कि ये जब होगा तभी ऑब्टेन हो पाएगा, समझ में आया आप लोग को। देखो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऐसे देखिए कि ये जो टर्म है ना, ये सर देखो बी अगर डिपेंड हम, करेगा तो फिर हाँ, अलग करना पड़ेगा उसको। ये जो है ना, ये अगर आर और टाइम दोनों पे अगर डिपेंड कर रहा होता तो हो सकता है कि आप ये इसको सेपरेट नहीं कर पाते। जरूरी नहीं कि सेपरेट हो ही जाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है ये सेपरेट नहीं भी हो पाता आर और टाइम का फंक्शन। तो ये जो हम फिर बोल रहे थे ना कि एलएचएस सिर्फ टाइम डिपेंडेंट टर्म है और आरएचएस सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म है, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। फिर हम ये नहीं कह पाते कि ये टर्म जो है ना बेसिकली एक कांस्टेंट के इक्वल होगा और एनर्जी कंजर्व्ड होगा इसमें, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे पाते फिर, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ आर का फंक्शन आया ना, तभी फिर बोला गया कि ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट टर्म है और ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है ना। अगर ये टाइम पे डिपेंड करता है तो फिर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले देखो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे, देन वी रोट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर हम यहाँ से पता कर लिए कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन मिलेगा, और उसको हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन कैसे बनाएंगे वो भी हमें समझ में आ गया है। बस एक्सपोनेंशियल वाला ये टर्म मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस आयोटा ई टी, यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है, ई जो यहाँ पे लिखा गया है ना, दिस ई इज एनर्जी, ई ध्यान रखोगे यहाँ पे एनर्जी है। तो ये जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।
टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन इस तरह से बनता है, इसको आप जरूर याद रखोगे, ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि अब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑब्टेन कर चुके हैं, तो अब हमारा फोकस अब इस पे आ गया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो फोकस स्लोली शिफ्ट हो रहा है, पहले टाइम डिपेंडेंट आया, फिर अब आ गया टाइम इंडिपेंडेंट, और फिर आगे चल करके देखोगे कि फोकस इससे भी किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएगा। किसी को पता है कि इसके बाद फोकस कहाँ पे शिफ्ट होता है? यहाँ, डू यू नो हाउ फोकस शिफ्ट? एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन नहीं, इक्वेशन ही चेंज होता है फिर। वेरिएबल सेपरेट। नहीं, इसके बाद जानते हो क्या करते हैं, देखो हम आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं, वेरिएबल सेपरेट वो तो टेक्निक हो गया ना, इक्वेशन कैसे चेंज होता है वो बता रहे आइगन हैं। वैल्यू आइगन फंक्शन ये सब। हाँ नहीं, इसमें हाँ मतलब कुछ सही बता रहे हो, ठीक है। देखो जानते हो क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि इसका जनरलाइजेशन कर दिया जाएगा आइगन वैल्यू इक्वेशन में, ठीक है। तो फिर हम बात, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड वी विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आप देख रहे हो अप्रोच डेवलपमेंट का जो है ना, स्टेप्स पे आप फोकस करोगे। देखो डेवलपमेंट कैसे हुआ उस चीज पे फोकस करोगे। तो डेवलपमेंट ऐसे हुआ, पहले आया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर उससे टाइम इंडिपेंडेंट आ गया। अब टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिर आगे जो सारा फोकस क्वांटम मैकेनिक्स में होता है ना, वो इस पे भी नहीं होता है, इससे एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि और फिर हम लोग बात करने लगेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन की, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन अगेन एंड अगेन, वी विल मोस्टली टॉक अबाउट आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो अभी हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस डिस्कशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉरी क्या लिख दें, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, ठीक है ना, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। जानते हो अभी हम क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल हम देखें टाइम्स ऑफ इंडिया में, जानते हो उस आर्टिकल में लिखा था कि यू आर मोर लाइकली टू किल योरसेल्फ देन बीइंग किल्ड बाय समवन, ओके। हालांकि हम वो आर्टिकल पढ़े नहीं, लेकिन टाइटल से पता चल रहा था कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। कि मतलब आप अपने दुश्मन ज्यादा हैं कि आप इससे मतलब आपका कोई दुश्मन हो उससे ज्यादा खुद ही आप अपने दुश्मन है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे थे। ये बात जानते हो मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो एक रियलिटी है, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा एनिमी जो है ना, इंसान अपने आप ही होता है, ठीक है। आपको हम देखो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं ये ट्रैफिक रूल्स हटा दिए जाएं, ठीक है ना, ट्रैफिक रूल्स हटा दिए जाएं तो सब लोग क्या करेंगे, कोई भी, सब लोग जल्दी निकलने के चक्कर में इतने एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। तो जब हमें देखो, हमें गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है गवर्नमेंट, नहीं आपको इस स्पीड से जाना है, यहाँ पे रुकना है, तब सब मतलब एक शांति बनी हुई है। अगर नियम हमारे ऊपर से हटा दिया जाए ना, तो हम लोग अपने ही लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो वही हम आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट भी वही करते हैं, ठीक है। अभी जानते हो, अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अभी देखो स्टार्टिंग में 10 लोग अभी तक जा चुके हैं, ठीक है। पता नहीं वो 10 लोग जा करके क्या इंपॉर्टेंट कर रहे होंगे, ठीक है। और ठीक है, और वही, एक मिनट, तो ये 10 लोग जानते हो जा करके अपना क्या कर रहे होंगे, जानते हो, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, कोई फेसबुक चला रहा होगा, कोई व्हाट्सएप में चैट कर रहा होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। कि आप लोग बहुत लोग सोचते हैं कि चलो ये ठीक है, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें समझने वाली बात होती है, ठीक है। और ये जो एटीट्यूड होता है ना, कि थोड़ा देर क्लास अटेंड किए और चले गए, ठीक है, यही एटीट्यूड फिर बाद में आप लोग जो है ना बहुत पछताएंगे, ठीक है। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जानते हो हम अक्सर देखते हैं कि 10 लोग 20 लोग लास्ट तक चले ही जाते हैं, वो लोग बिल्कुल जो है ना समझ नहीं रहे हैं, वो मतलब अपना टाइम जो है ना कहीं और जाकर के बहुत ही बेकार काम में वेस्ट कर रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे वो लोग, ऐसा नहीं कि बहुत फ्रूटफुल कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे कि मतलब एनिमी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी इज इट्स ओन एनिमी, ओके। अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से डिस्कशन ऑफ
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे हम लोग लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे हम फाई लिखे हुए हैं, यहाँ पे फाई एक नोटेशन है, हम चाहते हैं ना तो हम यहाँ पे साई भी लिख दे सकते हैं, क्योंकि सिंबल चेंज करने की बात है, हम चाहें तो साई भी लिख दें, ठीक है ना। तो आप कुछ बुक्स में देखोगे साई लिखा हुआ हो सकता है, तो 2m डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे e माइनस v और इंटू फाई दैट इज इक्वल टू 0। ये है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो ये आप देखिए एक सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना यहाँ पे, तो ये सेकंड ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज इट ओके? तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी कॉन्सेप्ट होगा ओके वो तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो देखो हम एक दिन, आप लोग को याद है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लास में भी हम बता रहे थे, देखो एक चीज हम आपको बताते हैं यहाँ से, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। जैसे कोई फंक्शन है मान लो एफ ऑफ एक्स, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आप जानते हो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालोगे तो मतलब कोई दूसरा फंक्शन मिल जाएगा जी ऑफ एक्स। लेकिन जानते हो क्या है, अगर ये g ऑफ x निकल गया, लेकिन अगर मान लो ये जो f प्राइम ऑफ x जो है ना, अगर डिसकंटिन्यूअस है कहीं किसी पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस, इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट ओके, तो जानते हो क्या होगा कि f डबल प्राइम ऑफ x निकालोगे ना, तो f डबल प्राइम ऑफ x कंटेन्स डिराक डेल्टा। यस सर, बोले सर। ठीक है ना, ये डिराक, ये मैथमेटिक्स है, समझ गया ना। देखो अगर, तो हम अभी देखो क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है अगर, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स कुछ फंक्शन होगा, और अगर इफ हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एफ प्राइम डिसकंटिन्यूअस ही होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है, तो एफ प्राइम्ड ऑफ एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एफ डबल प्राइम्ड जो है ना उसमें डिराक डेल्टा मस्ट होगा। इसलिए कि आप ध्यान रखेंगे कि जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव डिराक डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो लोग डिराक डेल्टा पढ़ चुके हैं वो लोग इसको ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम एक बार बता देते हैं साइड में। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे स्टेप फंक्शन है, ठीक है ना, ये मान लो स्टेप फंक्शन है, यहाँ पे इसका वैल्यू सपोज करो कि 3 है और यहाँ पे मान लो 7 हो गया, तो इसमें जंप कितने का आया, ये पॉइंट है सपोज करो x0, ये कोई फंक्शन प्लॉट किया हुआ है। सो एट दिस पॉइंट यू कैन सी जंप कितने का है, 3 से 7 डायरेक्ट कितना हो गया, 4। हाँ, फोर तो का। ये कोई फंक्शन है देखिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये एफ ऑफ एक्स है वर्सेस मान लो ऐसे करके एक्स दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्स। तो अगर आप जानते हो इस फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट करोगे ना डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू डिराक डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस, और यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा, जंप जो है ना 4 का वो जंप यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मतलब आप ध्यान रखोगे ये बेसिक है कि कोई भी ऐसे फंक्शन सर्टेन अगर चेंज होता है ना, सर्टेन जंप होता है, तो उसमें उसके डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा जरूर आता है, इसको बोलते हैं डिराक डेल्टा, ओके। और आर्ग्यूमेंट जिस पॉइंट पे आ रहा है ना वो एक्स माइनस में वो आर्ग्यूमेंट वो पॉइंट आता है, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप समझ रहे हैं, आप रिवर्स बोल सकते हो, देखो जैसे कि अगर डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा ना, सडन जंप को ही डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा है, तो हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर ये जो है ना डिराक डेल्टा है इसके डेरिवेटिव में, तो फिर यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी डिराक डेल्टा है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। Is that okay? डेरिवेटिव नहीं आएगा क्या? सर सीआरओ में तो ये आएगा। जॉइनिंग लाइन नहीं है, डबल डेरिवेटिव क्यों आएगा, यहाँ पे हम सिंगल इसका इसमें एफ ऑफ एक्स को ही डिसकंटिन्यूअस दिखा दिए ना, एफ ऑफ एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस है तो देखो इसके डेरिवेटिव मतलब जो भी फंक्शन डेरिवेटिव सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा ना उसी का डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आ जाएगा। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि डिसकंटिन्यूअस कौन है, एफ प्राइम्ड है ना डिसकंटिन्यूअस, तो एफ प्राइम्ड के डेरिवेटिव, एफ प्राइम का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल प्राइम, तो एफ प्राइम का डेरिवेटिव डबल प्राइम बना ना, तो इसमें डिराक डेल्टा आएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे होता है ना कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, अगर एफ एक्स को डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे लिखते हैं तो डायरेक्ट एफ प्राइम में ही क्या आ जाएगा, तो फिर एफ प्राइम में ही डिराक डेल्टा आ जाएगा। इज दैट ओके? तो फिर एफ प्राइम में डिराक डेल्टा आएगा। और अब लेकिन अब देखो हम बेसिकली ये मैथमेटिक्स है, ध्यान रखो, अगर किसी डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एनीवेयर। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे,
तो उसी बस ये एक मैथमेटिक्स, ये जानते हो कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स है। ठीक है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। ओके, अच्छा जस्ट एक मिनट हम में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो नया ग्रुप बना है इसमें जैम और नेट दोनों के स्टूडेंट्स हैं क्या? सब है। कौन सा नया ग्रुप? कहाँ बना है? टेलीग्राम। आज लिंक आया था ना। अच्छा, वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी के सर बाद में पढ़ाएंगे क्या? प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ाया। हाँ वो सब बाद में चलेगा। लिंक कौन से ग्रुप में आया था? हमारे ग्रुप में तो नहीं है। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, देखिए कि क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स यही कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव समथिंग आएगा, इसमें डिराक डेल्टा नहीं होगा, नो डिराक डेल्टा, नो डिराक डेल्टा, इसमें डिराक डेल्टा नहीं आएगा। अब लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एफ प्राइम डिसकंटिन्यूअस हो गया तो इसमें डिराक डेल्टा आ जाएगा, एफ डबल प्राइम में आ जाएगा डिराक डेल्टा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से या हम लोग ये जो है ना एग्जांपल जो दिए ना, ये एग्जांपल एक अलग एग्जांपल है, ठीक है ना, दिस इज ए डिफरेंट एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें हम ये जो है ना, ये एक डिफरेंट एग्जांपल है। इसमें हमने क्या कह दिया कि इसमें हम ऐसे बोल दिए, बस इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना तो इसमें हम बोल दिए एफ ऑफ एक्स ही जो है ना वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ऐसा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा ये जो है ना एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो मतलब एफ प्राइम्ड ऑफ एक्स में जो है ना ये कंटेन्स डिराक डेल्टा। ठीक है, तो डिराक डेल्टा जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको डिराक डेल्टा जब बताएंगे ना तो फिर ज्यादा बेटर आप समझ सकते हो। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसीलिए इतना बता देना भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए इस पे। तो आप देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर आप देखिए कि पोटेंशियल, इफ हम इसमें ये कह सकते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स सॉरी वी ऑफ एक्स, ये जो पोटेंशियल है ना, या सिर्फ वी लिख दो आप, ठीक है ना, ऐसे एक मिनट, इफ वी डज नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो फाई ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये तो डेरिवेटिव है, ये तो एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये एक फंक्शन हो सकता है। अब ये फंक्शन डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो सकता है, मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो v की जगह पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मान लो ग्रेविटी है तो एम जी एक्स लिख सकते हो, एम जी एच की जगह पे एक्स वेरिएबल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट केस हो सकता है ये, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ v डज नॉट कंटेन डिराक डेल्टा, अगर v जो है ना
डिराक डेल्टा कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, देन बोथ phi and phi primed are continuous at all points. हर पॉइंट पे, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फाई और फाई प्राइम जो है ना कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मैथमेटिक्स से बता सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, कि फाई और फाई प्राइम जो है ना हर जगह पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर देखो मतलब एटलीस्ट फाई जो, समझ में आया सभी को कैसे, किस बेसिस पे हम बोल दिए, ठीक है। ये सर देखो इसको आप ऐसे समझ लो, देखो यहाँ पे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं आ रहा है तो ये डबल डेरिवेटिव हो रहा है ना फाई का, तो इसका मतलब फाई कंटिन्यूअस होगा। देखो फाई कंटिन्यूअस होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा नहीं आया। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा तो सेकंड डेरिवेटिव में भी डिराक डेल्टा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इस लॉजिक से देखो, इधर से, इधर यहाँ से, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा नहीं आता है। अब यहाँ पे बोले कि इफ दिस इज डिसकंटिन्यूअस लगा दिया गया तो बोला गया डिराक डेल्टा आएगा। अगर इसको भी हम कंटिन्यूअस बोल देते हैं तो फिर यहाँ पे डिराक डेल्टा नहीं आता। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे अगर डिराक डेल्टा नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालोगे ना, इसको राइट साइड ले जाओगे, इसमें डिराक डेल्टा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो फाई भी कंटिन्यूअस है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली मैथमेटिक्स से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो डिराक डेल्टा बेसिकली क्या होता है, आप समझते हो ना। डिराक डेल्टा में ऐसा होता है ना कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। सो एट सम पॉइंट पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट एक्चुअली। ये डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी ये होती है कि एट वन पॉइंट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट एंड एट ऑल पॉइंट्स इट इज जीरो एक्चुअली, ओके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, देखो हम ज्यादा अगर हम इसको इससे रिलेट करके बताएंगे ना, तो अगर जो लोग मैथमेटिकली कैच कर पा रहे हैं वो तो बेटर समझ जाएंगे, लेकिन जानते हो जो लोग अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं ना इसको, तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं ना कि बार बार अब हम इसको इससे रिलेट करके नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको इंडिपेंडेंटली बता देते हैं, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हो इसको इससे क्यों रिलेट कर रहे थे, क्योंकि हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि ये कोई वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है जो हम लिखने जा रहे हैं, ये फाई वगैरह की प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली ये एक आउटकम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी है एक तरह से। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके हम बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे बता रहे हैं। तो देखो बेसिकली दो तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो है मैथमेटिक्स से रिलेट करके हम प्रेजेंट करें, दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट बता दें आपको, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट भी जो बताएंगे ना उसका जस्टिफिकेशन मैथमेटिक्स से ही आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि मैथमेटिक्स से बताएं, लेकिन अब हम मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये एक्चुअली इससे रिलेट हो रहा है। लेकिन अब हम चलो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ सर रिलेट करके ही बताइए, उससे तो ज्यादा फिर आप बेटर लोग समझ भी में आता है। नहीं तो ये सर इतना डायरेक्ट डेल्टा तो पढ़ा ही है सर। नहीं, पढ़ाई इतना है तो सर। कर दिए ना, नहीं आप समझ लो, इतना तो बता ही दिए ना, बीच बीच में हम करेंगे रिलेट, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोग को लिंक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आप उसको खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशियल वेव फंक्शन। स्पेशियल वेव फंक्शन का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। स्पेशियल वेव फंक्शन हमारा ये फाई ये आर डिपेंडेंट है ना, इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशियल वेव फंक्शन, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में फाई है ना सिर्फ, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि फाई जो है ना इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। फाई जो है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है एट ऑल पॉइंट्स, ओके, ठीक है। क्यों ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो इसका मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना, तो इसलिए ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम v की जगह डिराक डेल्टा अगर पुट भी करेंगे ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आ रहा है, ठीक है ना।
सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आने का मतलब, देखो यहाँ पे हम बता रहे थे ना, सेकंड डेरिवेटिव में डिराक डेल्टा आने का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि फाई जो है ना, फाई मतलब वेव फंक्शन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशियल वेव फंक्शन। ये जो है ना ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस। तो कभी कभी एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वेव फंक्शन प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, और किसी में डिसकंटिन्यूटी दिखाया हुआ है, तो जिसमें डिसकंटिन्यूटी दिखाया हुआ है ना, उसे आप बोल दोगे डायरेक्टली कि अलाउड नहीं होगा, इट इज नॉट अलाउड। तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे करके देखिए, फाई वर्सेस, मान लो फाई ऑफ एक्स है वर्सेस एक्स प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो कुछ ऐसे ही रैंडमली ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है ना, और एक मान लो हमने ऐसे प्लॉट किया फाई ऑफ एक्स और वर्सेस एक्स, ठीक है ना। अगर हम सपोज करो ऐसा कुछ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से प्लॉट किए और फिर सडनली जो है ना यहाँ से, ठीक है, हम सपोज करो यहाँ से ऐसे करके कुछ प्लॉट कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इधर ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से ऐसे इधर और यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ पे सडन जंप है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया या नेगेटिव से पॉजिटिव कह सकते हो। तो ये नॉट अलाउड है, ठीक है ना, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इसको बोलोगे नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ये नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, ठीक है, फॉर ये जो फाइव मॉडुलस स्क्वायर और डी टाउ जो है ना, ठीक है, दिस मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है, ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये फाइनाइट होना चाहिए फॉर, ठीक है। सो दिस मस्ट बी फाइनाइट फॉर पार्टिकल टू बी फाउंड समवेयर, क्योंकि देखो ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना, वेव फंक्शन का मॉडुलस स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, इसको वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा ही। तो ये फाइनाइट मतलब फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट अगर आ रहा है तो ठीक है, हम इसको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1 बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट आएगा तो 1 बना सकते हो, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो जाएगा ना तो फिर क्या बोलते हैं, ये फिर उस केस में बोला जाएगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट मस्ट बी फाइनाइट, लेकिन हम बाद में आगे बताएंगे आपको कि ये बेसिकली फाइनाइट अगर आता है ना तो इसको बाउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज बाउंड स्टेट, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है ना तो इसको फिर हम ऐसे केस में, इन सच केस, देखो सच वेव फंक्शन, एक मिनट, वेव फंक्शन फाई इज कॉल्ड स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, दूसरी प्रॉपर्टी वेव फंक्शन का ये है कि इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए वेव फंक्शन की ये है, ठीक है ना। सर भाई अपन ने उस वाले में बोला था कि अगर v डजंट कंटेन तब तो वो कंफर्म है ही है, अगर वो कंटेन करता है तब अपन ये कंटेन करता है तब अपन श्योरिटी के साथ थोड़ी बोल सकते हैं कि वो कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा। क्या कंटेन करता है, अरे अब इसीलिए अब उतना उसको बाद में सोचोगे अब आप लोग, ठीक है ना। ये जो है ना अभी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, उतना सोचोगे ना, वो मैथमेटिक्स से हम थोड़ा रिलेट किए ना, अब उसको बाद में आप उसको एनालाइज कर लोगे, सब लोग इंडिविजुअली एनालाइज करोगे ना, ज्यादा बेटर समझ जाओगे। इसीलिए जानते हो इस तरह से प्रेजेंट करना भी जरूरी है, ज्यादा मैथमेटिक्स भी बताने से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी जो है ना इसीलिए हम उस चीज को स्टॉप किए वहां पे, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से हमारा मेन डिस्कशन समझ लो स्टार्ट हुआ है, वो मोटिवेशन था, समझ लो ये मोटिवेशन के लिए बताया। अब जो है ना मेन इसको याद रखना है आपको कि फाई इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ओके। सेकंड ये है कि फाई को अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये फाइनाइट होना चाहिए, सच वेव फंक्शन इज कॉल्ड स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है ना। अब देखिए जैसे बाउंड स्टेट का जानते हो, मतलब रफली मीनिंग ये होता है कि सिस्टम किसी रीजन में कन्फाइंड होना चाहिए, सिस्टम हैज टू बी कन्फाइंड इन सम रीजन, ओके। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि पार्टिकल जो है ना इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। बाउंड स्टेट का मतलब यही होता है कि सिस्टम कन्फाइंड इन सम फाइनाइट रीजन। ओके, तो देखो फॉर या इन बाउंड स्टेट ऐसे लिख देते हैं, देखो इन बाउंड स्टेट सिस्टम is confined in some finite region, finite region, ठीक है ना, कुछ finite region में सिस्टम confined होता है, ठीक है ना। सो इन बाउंड स्टेट सिस्टम इज confined in some finite region। ओके, जैसे देखिए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, देखिए ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि इसी के आसपास में ऐसे घूम रहा है ना, वैसा तो नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, तो ये बाउंड स्टेट है, ठीक है ना। तो बाउंड स्टेट में जानते हो क्या है कि सिस्टम एक सर्टेन रीजन में कन्फाइंड होता है ना, तो अगर हम ये पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट इन्फिनिटी, तो उसमें कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट इन्फिनिटी इज 0। तो 0 इसलिए होगा ना कि उसका वेव फंक्शन ही इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो बाउंड स्टेट में आप देखोगे कि इन जो ये जो है ना फाई ऑफ, मान लीजिए हम ऐसे x के टर्म में लिख दें अगर, तो x टेंड्स टू 0 फॉर, ठीक है ना, फॉर लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर x को हम प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे ना, तो फाई जो है ना 0 हो जाना चाहिए बाउंड स्टेट के लिए। ये वेव फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो हम वही लिख रहे थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल वेव फंक्शन। तो देखो इसका मतलब ये होगा ना कि फाई वेव फंक्शन इटसेल्फ 0 हो रहा है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जानते हैं कि फाई मॉडुलस स्क्वायर जो होगा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। तो जब ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब पार्टिकल इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, देखो वेव फंक्शन में अगर आप बाद में ये चीज आप एनालाइज करोगे, जैसे कुछ वेव फंक्शन मान लीजिए ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब कुछ वेव फंक्शन जो है ना ऐसे बने हुए हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखो हम इसको रिलेट कर देते हैं, अगर इसको मान लीजिए आप एक वेव की तरह देखिए, तो इसमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ आप बोलते हो, दिस इज वेवलेंथ, और इसमें ये वेवलेंथ हो जाएगा, तो वेवलेंथ इसमें बिगर है और इसमें वेवलेंथ स्मॉलर है। अब आप बताइए वेवलेंथ बड़ा होने पे एनर्जी कम होता है या ज्यादा होता है? वेवलेंथ बड़ा होने पे एनर्जी कम हो जाता है। पता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिब्रोगली वाले फॉर्मूले से, लेमडा इज इक्वल टू देखो h बाई पी, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लेमडा, ठीक है ना। तो अगर देखिए लेमडा बिगर है, ठीक है ना, तो बेसिकली मोमेंटम स्मॉलर हो जाएगा। इफ मोमेंटम इज स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m लिखोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए अगर क्या बोलते हैं वेव फंक्शन, देखिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं और एक बार इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ से मान लो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे, तो देखो एक सर्टेन डिस्टेंस में, जैसे यहाँ से यहाँ तक में देखो, तो ये कितनी बार 0 हुआ, 1 से 2 बार 0 हुआ, लेकिन ये कितनी बार हो गया, बहुत ज्यादा बार 0 हो गया ना। तो आप इसमें देखो जल्दी जल्दी ये देखो 0 हो रहा है यहाँ पे, इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब 0 हो जाना, ठीक है। तो वेव फंक्शन अगर जल्दी जल्दी 0 हो रहा है ना, या जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको देख करके ही आप बोल सकते हो कि इसमें पार्टिकल की एनर्जी हायर होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसमें बेसिकली वर्ड्स जो यूज होता है ना, देखिए जहां पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है ना, उसको नोड बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड नोड, ठीक है ना। जैसे हम लोग वेव्स के में भी बात करते हैं ना, जहाँ पे स्टैंडिंग वेव वगैरह में जहाँ एम्पलीट्यूड 0 होता है, दैट इज कॉल्ड नोड। ओके, तो अगर किसी जैसे आप फाई ऑफ एक्स को प्लॉट करते हो और इसमें हायर नोड्स अगर बन रहे हैं ना, नंबर ऑफ नोड्स अगर ज्यादा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एनर्जी पार्टिकल का ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखोगे, हायर द नंबर ऑफ नोड्स, हायर द नंबर, ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ नोड्स हायर will be the energy। तो नंबर ऑफ नोड अगर हायर है तो उसका एनर्जी भी हायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए रिलेटेड टू वेव फंक्शन, ठीक है ना। वेव फंक्शन के ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखिए एक दो प्रॉपर्टीज और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया ना सभी को, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? विदाउट नोड भी हो सकता है ना, क्या कह रहे हो? हाँ वेव फंक्शन विदाउट नोड भी हो सकता है, नहीं कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लो हम बाद में आप देखोगे इस तरह से कि मान लीजिए एक वेव फंक्शन हम ऐसे बनाए और एक वेव फंक्शन ऐसे बनाए, दो
दो बनाया गया, ये मान लो पहला वेव फंक्शन φ1 है और ये φ2 है, तो आप देख करके बता सकते हो कि एनर्जी किस में ज्यादा होगा, नंबर ऑफ नोड किस में ज्यादा है, φ2 में ज्यादा है, तो इसमें E2 विल बी ग्रेटर देन E1, ये बोला जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड इसमें देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड आ गया, इसमें एक्स्ट्रा नोड नहीं है, ठीक है ना बीच में, तो एनर्जी E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं, पहले देखो यहाँ पे नाउ ये अभी तक देखो फाइव से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब आते हैं 5 प्राइम पे। तो इफ, हाँ क्या कह रहे हो सर? लास्ट पॉइंट, ये लास्ट ऐसे, ये जस्ट एक एग्जांपल हमने दिया था, ये कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज एन एग्जांपल। सर किसी वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, की उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी? नहीं, एम्पलीट्यूड से नहीं होता है, इसमें जानते हो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में, चलो ये अच्छी बात पूछा है आपने, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में याद है अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे ना, कि जैसे सपोज करो आप साई मॉडुलस स्क्वायर, हम बोल रहे थे कि डी टॉ आपने निकाला और ये मान लो 1 नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये फाइनाइट आ गया, ठीक है। तो फिर हम क्या बोल रहे थे कि इसको 1 करने के लिए क्या करना है, व्हाट डू वी डू, तो इसमें जो है ना हम लोग ऐसे कर देते हैं कि साई को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए साई से, है ना, ए को हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल रहे थे इसको, मान लो समझने के लिए कि करेक्शन फैक्टर बोल दिए मान लो, ठीक है ना। तो ये फिर ऐसा हो जाता है ए स्क्वायर और साई मॉडुलस स्क्वायर और डी टॉ, फिर इसको बोलते हैं कि 1 है। तो अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी दे रहा है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल स्पेस इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए बेसिकली हम लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर वेव फंक्शन है और वो इंटीग्रेट करने पे हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, तो 1 बनाया जा सकता है इसको बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ सम एप्रोप्रिएट फैक्टर। तो किसी एप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इसको 1 बना सकते हो। तो ये आप सभी जानते हैं ना, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो आप देखो, ये सब आप सभी जानते हो, y इज इक्वल टू, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 sin x, ठीक है ना, मान लो ये लिखा हुआ है, तो हम पूछेंगे यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, क्या बोलोगे, 2 है। अब आप इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बताओ एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखो बात कर रहे हैं कि वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय सम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इफ रिक्वायर्ड। ओके, इसका मतलब हमारे पास फ्रीडम है इन क्वांटम मैकेनिक्स टू चेंज द एम्पलीट्यूड, इज दैट ओके। तो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड चेंज करने की हमारे पास फ्रीडम है, तो इसीलिए ध्यान रखोगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में एम्पलीट्यूड जो है ना, वो बेसिकली वेव फंक्शन का चेंज किया जा सकता है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में एम्पलीट्यूड से प्रोबेबिलिटी रिलेट होता है, बट एम्पलीट्यूड से एनर्जी कम से कम रिलेट नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज किया तो पहले प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रहा था, तो बाद में 1 आ गया एम्पलीट्यूड को चेंज करने से, समझ रहे हो ना। इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो बेसिकली यू आर चेंजिंग द एम्पलीट्यूड, सो बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड यू आर चेंजिंग द प्रोबेबिलिटी। तो एम्पलीट्यूड जो है ना प्रोबेबिलिटी से रिलेट होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड जो है ना एनर्जी से कभी रिलेट नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। थैंक यू सर। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो इसी चीज को एस्टैब्लिश करती है ना। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया रिलेटेड ऑफ वेव फंक्शन। अब हम आते हैं, देखो फर्दर अब लिख रहे हैं, ठीक है। देखो अनदर प्रॉपर्टी, देखो इफ v ऑफ x इज फाइनाइट एवरीवेयर, v ऑफ x जो है ना फाइनाइट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 प्राइम्ड जो होगा ना इज देन 5 प्राइम्ड इज कंटिन्यूअस, तो 5 प्राइम्ड कंटिन्यूअस होगा। अब देखो 5 प्राइम्ड कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, देखो हम आप लोग को मैथमेटिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप देखो समझ सकते हो। जैसे मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, देखो ये f ऑफ x है और वर्सेस x। हम यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसे बनाए, ये हमारा ग्राफ है। अब बताइए कि इस ग्राफ में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, व्हाट डू यू से? नहीं है सर, सर। कंटिन्यूअस है। यस सर। नो सर, नो सर। नो सर। इस ग्राफ में जानते हो, देखो एक मिनट, फंक्शन देखो, एक मिनट देखो, फंक्शन जो है ना ऐसे मान लो आगे बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, कहीं पे ब्रेक अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ग्राफ यही है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो इस ग्राफ में आपको कोई जंप कहीं पे दिख रहा है कि ऐसे जंप का मतलब होता है ऐसे, देखो यहाँ से था फिर सडनली ऐसे यहाँ पहुंच गया, इस तरह से,
एक ही वैल्यू ऑफ x पे सडन जंप कहीं दिख रहा है आपको? नो सर। दिख रहा है ना, तो इसमें ध्यान रखोगे f ऑफ x जो है ना ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। अब आप बताइए f प्राइम्ड ऑफ x ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आप सभी जानते हो कि f प्राइम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, स्लोप रिप्रेजेंट, ठीक है। तो f प्राइम्ड ऑफ x जो है ना ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, आप इस स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का क्या दोनों का स्लोप इक्वल है? नो सर। नो सर। इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। मोर देन 90 डिग्री है ना, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव स्लोप है। तो देखो अगर हम ऐसे, आप ऐसे सोचिए, हम x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मान लो हम ऐसे देखो इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहुंचे, तो अभी यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था, अब सडनली क्या हुआ? पॉजिटिव से सडन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव से सडन नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे। आप देखो किंक है, ये ऐसे अभी तक देखो ऐसे जा रहा था तो ये पॉजिटिव स्लोप था, अब सडन नेगेटिव हुआ है, सडन नेगेटिव। तो इसलिए इसमें बोला जाएगा कि f प्राइम्ड ऑफ x जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये फिर से देखो मैथमेटिक्स से रिलेट कर दिए, ठीक है ना। तो अब आप देखो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि v ऑफ x इज, अगर पोटेंशियल जो है ना वो फाइनाइट है एवरीवेयर, तो फाई प्राइम जो वेव फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि ग्राफ में कहीं पे ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं होगा, इसको किंक बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ओके। तो नो किंक इन ग्राफ ऑफ फाई एक्स के ग्राफ में कोई किंक नहीं आ सकता। जब अगर फाई प्राइम कंटिन्यूअस है ना, ये ध्यान रखोगे, फाई प्राइम अगर कंटिन्यूअस है तो फाई के ग्राफ में कहीं पे किंक, फाई प्राइम नहीं फाई, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका है आप देख रहे हो, हम इसमें बोल रहे हैं ना कि एफ प्राइम अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किसके ग्राफ में आपको किंक दिख रहा है? फाई प्राइम में दिख रहा है या फाई में, सॉरी एफ प्राइम में दिख रहा है या एफ में किंक दिख रहा है? किसके ग्राफ में दिख रहा है? एफ प्राइम। एफ में दिख रहा है ना। एफ फंक्शन के ग्राफ में किंक है ना, ये किंक इसको बोलते हैं, देखो ये किंक, ठीक है ना, ये किंक है। तो जब किंक फंक्शन के ग्राफ में किंक होता है ना तो उसका डेरिवेटिव जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये कंटिन्यूअस है ना, तो फाई प्राइम्ड कंटिन्यूअस है, तो इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे किंक नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन में अगर कहीं पे भी किंक नहीं होगा, अगर पोटेंशियल कैसा है, फाइनाइट है, तो डायरेक्ट अब इसको इससे रिलेट कर दो कि पोटेंशियल अगर फाइनाइट होगा ना तो इसके ग्राफ में कहीं पे भी किंक नहीं होगा, मतलब स्मूथ होगा, ठीक है। तो देखो जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल ऐसे चेंज हो रहा है, मान लीजिए ये ऐसे ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वेव फंक्शन आप प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करो 0 है, यहाँ पे v0 हो गया, इधर 0 हो गया, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। सपोज करो पोटेंशियल स्पेस में इस तरह से चेंज हो रहा है। अब जैसे वेव फंक्शन आप प्लॉट कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए वेव फंक्शन आप इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो एक मिनट, देखो यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे हैं, मान लो हमने ये प्लॉट किया। अब ये जानते हो यहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यूअसली ये ऐसे, मतलब किंक नहीं आएगा, ध्यान रखो, ये जो है ना यहाँ पे किंक नहीं दिखेगा, देयर विल नॉट बी एनी किंक, ये स्मूथली ऐसे टर्न होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खराब बन गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ से ऐसे स्मूथली टर्न हुआ, ठीक है, मान लो ये ऐसे गया और फिर यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको किंक नहीं दिख रहा है ना इस ग्राफ में, क्योंकि इसलिए किंक नहीं दिख रहा है कि क्योंकि ये पोटेंशियल अभी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल जो है ना फाइनाइट होगा v ऑफ x, तो इस ग्राफ में कहीं पे भी किंक नहीं आता है, ठीक है ना, बिकॉज फाई प्राइम जो है ना हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो कभी कभी जानते हो ये प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, ठीक है ना, इन सभी प्रॉपर्टी से रिलेट करके ग्राफ, मतलब वेव फंक्शन प्लॉट कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा वेव फंक्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। अनदर पॉइंट देखो यहाँ पे, इफ, ठीक है, इफ v ऑफ x जो है ना कहीं पे इनफाइनाइट हो गया, v ऑफ x इज इनफाइनाइट एट सम पॉइंट। अब इनफाइनाइट एट सम पॉइंट मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। या डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया, डिराक डेल्टा फंक्शन भी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो v ऑफ x इज इनफाइनाइट एट सम पॉइंट, ये प्लस या माइनस जो भी हो सकता है, ठीक है ना। देन
ठीक है, तो अब देखो जानते हो क्या है कि पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो देन फाई ऑफ एक्स हैज किंक, ठीक है, किंक एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो है ना, ये सारा मैथमेटिक्स है, इसमें जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी से सब कुछ लिखा जा रहा है। तो उस पॉइंट पे आप देखोगे कि वेव फंक्शन में जो है ना किंक दिखेगा, ठीक है। वेव फंक्शन में किंक दिख रहा है, इसका मतलब ये है ना कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है ना, ओके, सो इट मींस फाइव प्राइम्ड ऑफ एक्स जो है ना, फाइव प्राइम्ड ऑफ एक्स किंक होने का मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। सो फाइव प्राइम्ड ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at the point where, ठीक है, v of x is infinite, ठीक है। तो जहां पे ये इनफाइनाइट होगा वहां पे ये जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और देख बता रहे हैं, देखो, इफ v of x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है कहीं पे, माइनस इन्फिनिटी नहीं, प्लस इन्फिनिटी, तो वहां पे जो है ना फंक्शन फाई जो है ना जीरो हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी इफ v ऑफ x इज प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी का मतलब जानते हो, ये वो इतना हाई पोटेंशियल का रीजन होता है ना जहां पे पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता है, जिस, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे इनफाइनाइट है ना, तो इसका मतलब वहां पे एंटर करने के लिए, उस रीजन में जाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, यू रिक्वायर इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है। तो अगर पार्टिकल के पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है तो वहां जा ही नहीं सकता है, तो अब पार्टिकल वहां जा नहीं सकता है तो वहां जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, इसका मतलब है कि उस रीजन में वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल कहीं पे भी प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, समझ लो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। वेव फंक्शन की ये कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखो, सर फाइव एक्स somebody- मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, फाइव क्या एक्स सर फाइव एक्स नहीं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मल्टी वैल्यूड होगा ना तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक ही जगह पे दो दो प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये फाई ऑफ एक्स जो है ना, ये मतलब आप डेफिनेट सही कह रहे हो, ठीक है ना, ये फाई ऑफ एक्स जो है ना हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यूड का मतलब यही हो जाएगा ना कि मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है एक ही जगह पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा, तो फिर एक ही जगह पे पार्टिकल है तो दो प्रोबेबिल, वेव फंक्शन अगर मल्टी वैल्यूड हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी भी मल्टी वैल्यूड हो जाएगा ना, तो एक ही जगह पे दो दो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी रॉन्ग एक्चुअली, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू वेव फंक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें वेव फंक्शन लिखा, प्लॉट किया हुआ रहेगा, दिया हुआ भी रहता है कई बार, ठीक है, और पूछ दिया जाता है कि विच इज द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो हम देखो इसका एक एग्जांपल अभी तक जो भी बताया है ना, इन सभी को अच्छा ये जरूर ध्यान रखोगे कि जो भी बताया गया है ना, इसका क्वांटम मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, इट डजेंट हैव रिलेशन, मतलब विद क्वांटम, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मगर मेनली ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन और पोटेंशियल जो फंक्शन है, मतलब इट इज प्योरली मैथमेटिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। बस एक दो कॉन्सेप्ट देखो, जैसे हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स से, कि जहां पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा वहां पे पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएगा, तो वहां पे फिर वेव फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा फाई यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन है, कोई एंगल मत समझ लोगे, स्पेरिकल पोलर का एंगल मत समझ जाओगे इसे, ठीक है ना। इट इज वेव फंक्शन, स्पेशल वेव फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट किए हुए हैं, बाद में सिंबल चेंज कर देंगे, हम साई लिखने लगेंगे इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा, ठीक है ना, इससे एक मिनट दिखा रहे हैं। एक मिनट,
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं पहले। इससे जो है ना आपका ये कॉन्सेप्ट अभी जो बताया गया वो देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें देखो लिखा गया है क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन देखो ये है, कंसीडर पोटेंशियल बैरियर v ऑफ x, मतलब ये पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, v ऑफ x ऑफ द फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या है, v ऑफ x का ये y एक्सिस पे v ऑफ x लिखा हुआ है और x एक्सिस में x का वेरिएशन, तो यहाँ पे पोटेंशियल देखो कांस्टेंट दिया हुआ है सब। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे 0 हो गया, अब यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया इधर, देखो पोटेंशियल इन्फिनिटी, तो इस रीजन में पार्टिकल इंटर नहीं कर पाएगा। तो पार्टिकल इंटर नहीं कर पाएगा ना, तो यहाँ पे वेव फंक्शन बिल्कुल इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इधर आगे तक 0 हो जाएगा वेव फंक्शन, इधर हर जगह पे। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही आया कि यहाँ से x इक्वल टू b ऑनवर्ड वेव फंक्शन हैज टू बी 0, b से ही 0 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन देखो लिखा है, वेयर v नॉट इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकल ऑफ एनर्जी E लेस देन v नॉट इंसिडेंट on the barrier from left, which of the following schematic diagram best represents the probability density psi modulus square as a function of x। इसमें वेव फंक्शन को प्लॉट नहीं किया है, वेव फंक्शन मॉडुलस स्क्वायर को प्लॉट कर दिया, तो मोर और लेस जानते हो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा, क्योंकि साई को प्लॉट करोगे या उसका स्क्वायर को प्लॉट करोगे तो लगभग प्रॉपर्टी एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू b में वेव फंक्शन कौन कौन से ग्राफ में 0 दिखाया है। तो देखो इस ऑप्शन में x इक्वल टू b में देखो 0 दिखाया है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें भी 0 दिखाया है, सी ऑप्शन में नहीं दिखाया 0 और डी ऑप्शन में नहीं दिखाया। ठीक है ना, तो क्योंकि हम अभी बताया ना कि इनफाइनाइट पोटेंशियल जब हो जाता है ना, तो पार्टिकल को इधर एंटर करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 होना है, तो वेव फंक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सभी को दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में सॉरी ए ऑप्शन में यहाँ पे 0 दिखाया है वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन का ग्राफ है, देखो यहाँ पे 0 दिखा दिया, ये बिल्कुल नीचे पहुंच गया है, ये 0, ये भी देखो 0 दिखा दिया। अब इसमें आप देखो कि 0 नहीं दिखाया है, इसमें 0 नहीं दिखाया, तो ये दोनों को तो बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, ये नहीं हो सकता है, सी और डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब हमको डिस्टिंग्विश करना है ए और बी में, तो ए और बी में किंग है। हाँ, तो देखो यहाँ पे बेसिकली x इक्वल टू ए पे पोटेंशियल आप देखो कैसा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, तो इसमें किंक नहीं आ सकता है। तो देखो यहाँ पे वही आप देखो, और फिर यहाँ पे 0 पे भी देखो फाइनाइट है, तो आप देख रहे हो ना x इक्वल टू 0 पे किंक दिखा रहा है, ये किंक दिखा रहा है, तो किंक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस देखो वेरिएशन है, कंटिन्यूअस, ये देखो स्मूथ वेरिएशन है, ऐसे करके स्मूथ वेरिएशन, इसमें किंक है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया सडन, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेव फंक्शन में किंक नहीं हो सकता है एट दोज पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज फाइनाइट। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आप देखो गेट 2020 का क्वेश्चन था। ओके, तो ये बस हम दो प्रॉपर्टी यूज किए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये यूज किया कि जहाँ पे पोटेंशियल प्लस इन्फिनिटी हो जाता है वहां पे वेव फंक्शन 0 हो जाता है, एक ये लग गया और दूसरा ये लगा दिया गया यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा ये लगा दिया गया कि अगर 5 प्राइम जो है हमारा सॉरी किंक वाला ये लिखे थे ना, v ऑफ x इज फाइनाइट एट सम पॉइंट देन phi ऑफ x इनफाइनाइट है तो किंक होगा और फाइनाइट है तो किंक नहीं होगा, है ना, v ऑफ x इज फाइनाइट एवरीवेयर देन phi प्राइम इज कंटिन्यूअस और इसमें किंक नहीं होगा, नो किंक इन ग्राफ ऑफ phi ऑफ x। ओके, तो ये बेसिकली, तो ठीक है ना, तो इस तरह से जानते हो और भी क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में दिए हुए हैं। ठीक है ना, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, नॉन एक्सेप्टेबल, इस तरह से। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जानते हो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, आप लोग इतना प्रॉपर्टीज यूज करके जो है ना कई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देखो हम एक दो क्वेश्चन और दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अच्छा देखो चलो एक दो पॉइंट और हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेट अस इसी में इंक्लूड कर लेते हैं एक दो पॉइंट और। ठीक है ना, अच्छा आप लोग बताइए, जनरली पार्टिकल कोई भी सिस्टम, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये जैसे पेन है, इस पेन को हम वर्टिकल रखेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी वर्टिकल पोजीशन में ज्यादा रहने की होगी या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, विच इज मोर हॉरिजॉन्टल मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन? हॉरिजॉन्टल पोजीशन मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन है। इज दैट ओके? ठीक है, अब आप बताइए कि हम आपसे अगर पूछे व्हाई इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, क्या बोलोगे? मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेसिकली, है ना। वर्टिकल पोजीशन जो है ना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना थोड़ा हाई
इसकी हाइट ज्यादा होगी, सो इट्स इन दिस पोजीशन एक्चुअली इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हायर, और इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी लोअर है। तो मतलब हम जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स से भी जानते हैं कि ए सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू बी इन दैट पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ओके, तो इसलिए देखिए, अगर जानते हो कभी फर्दर एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि वेव फंक्शन, देखिए प्रोबेबिलिटी, मतलब हम अभी ये कह रहे थे ना कि इस पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेन रहना ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने की, क्योंकि इसमें एनर्जी लोअर है। तो एनर्जी अगर लोअर होगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हायर होगा। अब प्रोबेबिलिटी हायर होगा तो देखो, हम प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालते हैं ना, साई मॉडुलस स्क्वायर से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हायर तभी निकल सकता है जब साई हायर होगा, साई विल बी हायर एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि अगर कभी ऐसा हुआ ना कि किसी रीजन में, देखो इफ v ऑफ x इज हायर, ठीक है ना, या ऐसे का तो लोअर इन ए रीजन, ठीक है ना, इन ए रीजन, देन ठीक है, देन क्लासिकल जैसा ही कॉन्सेप्ट है ये, देन साई की बात कर सकते हो आप, साई और साई मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, विल बी हायर इन दैट रीजन, उस रीजन में जो है ना, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी लोअर होता है ना, वहां पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखिए, इसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं हम एक ग्राफ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, दिस इज सपोज v ऑफ x और वर्सेस x वी आर प्लॉटिंग। ओके, नाउ सपोज यू प्लॉट समथिंग लाइक दिस, कि पोटेंशियल जो है ना ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह से कुछ पोटेंशियल बना हुआ है, इस तरह से। तो ये आप देखिए, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। तो अगर हम इसमें, अगर हम सपोज करो वेव फंक्शन प्लॉट करते हैं, या साई मॉडुलस स्क्वायर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, साई मॉडुलस स्क्वायर, तो इसमें देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम, एक मैक्सिमा आएगा यहाँ पे। मतलब बहुत एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है ना। तो ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे, इस जहाँ पे ये मिनिमा है ना, वहीं पे इसका मैक्सिमा आएगा, ठीक है ना। in this region there is most particle is most likely to be found, okay, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इस रीजन में, जैसे आप देख रहे हो पोटेंशियल सबसे हाईयर है, तो इस रीजन में ये सबसे लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो हो जाएगा इस रीजन में, ठीक है। अब उसके बाद इधर ऐसे मान लो डिक्रीज कर सकता है, इधर कुछ ऐसा डिक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन मतलब रफ स्केच इसका इसी तरह से होगा, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल है तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या मैक्सिमम वेव फंक्शन ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इज दैट ओके। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। इसमें ज्यादा बेटर जानते हो प्रोबेबिलिटी सही करो, क्योंकि साई का कोई ऐसा फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता नहीं है ना, ज्यादा बेटर यही रहेगा, ठीक है ना। साई मॉडुलस स्क्वायर विल बी हायर इन दैट रीजन। तो ये साई मॉडुलस स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये और सर साई ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना, साई, हाँ साई वही कॉम्प्लेक्स वगैरह हो जाता है, उसके बारे में नहीं बोल सकते हो, बट साई मॉडुलस स्क्वायर डेफिनेटली आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम एक दिखा रहे हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ से सर सर आपने साई मॉडुलस स्क्वायर को सर आपने नेगेटिव एक्स में भी ले गए, तो सर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव में नहीं ले गए, नेगेटिव में कहाँ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी सर आपने थोड़ा सा ग्राफ को एक्सटेंड किया। एक्स नेगेटिव हुआ ना, साई कहाँ नेगेटिव हो गया, साई मॉडुलस स्क्वायर नेगेटिव हो गया क्या? तुम लोग मैथमेटिक्स ओके सर वाई नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो। देखो ये जो है ना हमारा ये सभी जो है ना बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, हमें क्वेश्चन को देख करके एक पॉइंट याद आया, ठीक है, चलो अभी हम बता देते हैं, ठीक है। चलो ये बता ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ना, एक साथ ही सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डिस्कस कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। वो क्वेश्चन देखे ना तो हमें ध्यान में आया ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको भी चलो लिख ही देते हैं।
प्रॉपर्टीज के अंदर ही लिखेंगे क्या? हाँ इसी में लिख लो, ठीक है ना, इसी में लिख लो। तो ये भी तो वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी हुआ ना, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है ना। देखिए अगर हम 1D में बात करते हैं तो डायमेंशन का लॉजिक देखो इससे निकलता है। हम जानते हैं कि साई मॉडुलस स्क्वायर जो है ना dx दैट इज इक्वल टू, मान लो हम इसको इंटीग्रेट करें -1 से +1 तो ये 1 हो गया, मान लो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये 1 है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो सिंपल मैथम डायमेंशन एनालिसिस का डिस्कशन है। तो आप देखिए यहाँ से कि इस क्वांटिटी को जब dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आ रहा है, ये 1 जो है ना डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए यहाँ पे इसका डायमेंशन ये डायमेंशन लेस आ रहा है, यहाँ पे तो डायमेंशन लेंथ का है, तो इसका डायमेंशन जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन है ना 1 बाई लेंथ होगा। तो इसका मतलब साई मॉडुलस स्क्वायर जो होगा ना दैट इज 1 बाई लेंथ। तो इससे क्या होगा कि साई जो है, हाँ साई का जो डायमेंशन आएगा ना 1 बाई रूट अंडर लेंथ। तो साई का जो डायमेंशन है ना 1 ओवर रूट अंडर लेंथ किसमें है, 1 डायमेंशन में, 1D में, ठीक है ना। तो 1 बाई रूट अंडर लेंथ इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आया ना, ये लेंथ है तो ये 1 बाई लेंथ होगा, दोनों क्रॉस होकर के डायमेंशन लेस देगा। तो ये 1 बाई लेंथ है तो ये 1 बाई रूट अंडर लेंथ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2 डायमेंशन में देखो, 2 डायमेंशन में अगर आप डिस्कस करोगे ना तो 2 डायमेंशन में बेसिकली ऐसा होगा कि साई मॉडुलस स्क्वायर और इनटू एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1 आप कह सकते हो। मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी, पूरे स्पेस में अगर इंटीग्रेट कर देंगे ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अगर है तो ऐसा होगा। तो अब फिर से यहाँ पे वही बात आती है, ये एरिया है तो ये लेंथ स्क्वायर होता है, तो इसका डायमेंशन 1 बाई लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो साई मॉडुलस स्क्वायर जो है ना बेसिकली इसका डायमेंशन 1 बाई लेंथ स्क्वायर होगा, लेंथ स्क्वायर। तो दिस मीन्स कि साई का जो डायमेंशन होगा ना 1 बाई लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि रूट लेंथ का ये जो 1 बाई रूट लेंथ था ना, अब 2 डायमेंशन में 1 बाई रूट लेंथ का स्क्वायर हो गया तो रूट खत्म हो गया। तो इसीलिए आप 3 डायमेंशन में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो 3 डायमेंशन में लिखोगे ना तो साई जो होगा ना इसका डायमेंशन होगा 1 बाई लेंथ, कितना होगा, अब आपको समझ में आ गया कितना होगा इसका, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2। तो ये लेकिन ध्यान रखो ये जो डिस्कशन था ना दिस वाज फॉर स्पेशियल वेव फंक्शन, ये स्पेशल वेव फंक्शन के लिए था, ठीक है ना। मतलब स्पेस में हम लिख रहे थे, ठीक है ना, लेकिन मतलब वेव फंक्शन इन ये जो था दिस इज फॉर वेव फंक्शन इन रियल स्पेस, है ना। मतलब ये जो हम अभी हम लिख रहे थे दिस इज, अभी हमारा ये है वेव फंक्शन इन रियल स्पेस, वेव फंक्शन इन रियल स्पेस की बात कर रहे थे। अब अगर वैसे ही आप देखो यहाँ पे डिस्कस करोगे वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है ना, वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, तो उसमें फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो मान लीजिए उसमें हम फाई लिख देते हैं तो फाई मॉडुलस स्क्वायर और इसको डीपी लिखना पड़ता है यहाँ पे, डीपी। तो दैट इज सपोज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कर दिया इंटीग्रेशन, दैट इज 1, नॉर्मलाइज्ड है ये। तो अब ये मोमेंटम है ना, तो इसीलिए इसमें जो फाई का डायमेंशन आएगा ना, मतलब उसी लॉजिक से फाई का डायमेंशन जो आएगा 1 बाई रूट अंडर मोमेंटम, ये 1D में होगा, 1D में, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे वेव फंक्शन को हमें फिर 1 बाई रूट अंडर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना होगा अगर वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस में लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। और रियल स्पेस में 1 बाई रूट अंडर लेंथ है 1D में। फिर उसी तरह से 2D में आ जाएगा 1 बाई मोमेंटम और 3D में आ जाएगा 1 बाई मोमेंटम टू द पावर 3/2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कई प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फर्दर इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो देखो वेव फंक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास समझ लो मोस्टली हम लोग वेव फंक्शन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है। इसका असाइनमेंट कौन सा? इसका हम अब करते हैं अपलोड असाइनमेंट आप लोग को, ठीक है ना। चलो फिर अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। सर एक स्टेटमेंट, सर क्या कह रहे हो सर? कल सुबह बार का एग्जाम है सर। कल, चलो ठीक है, तो कल नहीं रखते हैं क्लास, ठीक है सर। फिर कल आज वाला क्या कह रहे हो? सर जिनका नहीं है उनके लिए टेस्ट रख दो। चलो ठीक है, कर देंगे।
सर एक नॉन टॉपिक डाउट था सर। क्या डाउट है? सर मतलब अगर एक बच्चा सर गेट में 2000 रैंक रखेगा तो सर कहाँ कुछ एडमिशन हो सकता है क्या उसका? 2000 रैंक में फिजिक्स में। देखो, गेट में 2000 रैंक रहने पे मतलब जनरल कैटेगरी है। हाँ सर जनरल कैटेगरी। थोड़ा मुश्किल है गेट, मतलब नई आईआईटीज वगैरह में जो है ना, जो मतलब देखो 1000 रैंक के आसपास हम आपको बता रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया था पिछली बार, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 1000 रैंक के आसपास। तो मतलब जो न्यू आईआईटीज होती है ना, जैसे आईआईटी इंदौर है, आईआईटी गांधीनगर, अगर ये एमटेक में ले रहे हैं एडमिशन तो वहां पे हो जाएगा। सर और एमटेक में कुछ हो सकता है मतलब? एमटेक कर सकते या हो, कई बार जानते हो इंटरडिसिप्लिनरी? एमटेक में एडमिशन बहुत लोग लेते हैं और फिर उसी को जानते हो बाद में प्रोफेसर से बात करके उसी को पीएचडी में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा होता है सर एमटेक को पीएचडी? हाँ, पीएचडी में कन्वर्ट हाँ करते हैं। होता है। सीपीआई कुछ का क्राइटेरिया होता है कि आपकी सीपीआई 8 पॉइंट समथिंग है तो, या 8 के आसपास है तो हो जाता है कन्वर्जन। आईआईटी दिल्ली में होता है, यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपका सीपीआई शायद 8.5 मांगते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं पीएचडी में। ओके सर और इंटरडिसिप्लिनरी में? हाँ, मतलब एमटेक तो सभी में होता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी में ही होता है। तो ले सकते हो एडमिशन और फिर उसी को पीएचडी में कन्वर्ट करा लो, वो बेटर हो जाएगा। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है, बस। सर एक स्टेटमेंट मतलब अगर लिखी हुई थी कि इफ पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट देन द हैमिल्टोनियन इज हर्मिशियन एंड गिव रियल आइगन वैल्यूज। तो ये तो सर हम लोग मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये मतलब उन्होंने ऐसे मेंशन करके लिखा था तो इसका कोई मतलब नहीं, opposite ऐसा कोई sense? मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो सही है, वो तो नेचुरली होता ही है, ठीक है ना। वो बाद में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर वगैरह में। ठीक है।